तो ग्वानसिक उससे बोलता है कि मेरी पॉकेट से हाथ निकालो और जाकर सियोल वाले के पॉकेट में डालो। तो उन दोनों को साथ में जाते हुए ग्वानसिक की दादी और मॉम भी देख रहे होते हैं। तो ग्वानसिक की दादी ग्वानसिक की मॉम से बोलती है कि तू अपना बेटा इस लड़की को दे दे, क्योंकि तुझे तो इसमें कोई भी खराबी दिखती नहीं है। तो ग्वानसिक की मॉम बोलती है कि मॉम, मैं आपके खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगी, ये आपको अच्छे से पता है। तो ग्वानसिक की दादी बोलने लगती है कि क्या भरोसा कहीं ऐसा ना हो कि वो आधी रात को तेरी नाक के नीचे से भाग जाए, जैसे तू मेरे बेटे के साथ भागी थी। और वैसे भी इस खानदान के लड़के तो लड़कियों को देखकर पागल ही हो जाते हैं। तो ग्वानसिक की मॉम उनसे बोलने लगती है कि ग्वानसिक अभी जवान है और वो अभी उसके साथ घूमेगा फिरेगा और फिर वो खुद ही उसे छोड़ देगा, और वो उस लड़की पर बस बचपन से सिर्फ तरस खाता आया है और वो उस लड़की से कभी भी शादी नहीं करेगा। वही नेक्स्ट सीन में हम ग्वानसिक और एसुन को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों चलते हुए खेतों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ग्वानसिक के हाथों में मछलियों को देखकर वो उससे बोलने लगती है कि आज भी इतनी सारी मछलियाँ, हमारी तो किस्मत ही चमक गई, और अगर तुम हम लोगों पर तरस नहीं खाते तो हमारा क्या हाल होता। तो ग्वानसिक फिर उससे वही बात बोलता है कि अगर मुझे किसी पर तरस खाना होता तो मैं किसी भिखारी पर खाता। तो एसुन बोलने लगती है कि स्कूल में भी तो तुम मुझे अपना बचा हुआ दूध और ब्रेड दे देते हो, और अब तो मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। तो ग्वानसिक बोलता है कि मैं 10 सालों से तुम पर तरस खाकर तुम्हें मछलियाँ दे रहा हूँ। तो एसुन बोलती है कि ये तरस नहीं तो और क्या है। तो ग्वानसिक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं 10 सालों से इसलिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। तो एसुन बोलती है कि तो फिर तुम क्यों घूम रहे हो, आज तो तुम मुझे बता ही दो। तो ग्वानसिक इधर उधर देखने लगता है। तो फिर एसुन उससे बोलती है कि अभी तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो, तुम मेरी आंखों में देखो और बताओ, अगर तुम मुझे मछलियाँ ही दोगे तो मैं तो यही समझूंगी ना कि तुम मुझ पर तरस खाते हो। कि तभी ग्वानसिक अचानक से रुक कर एसुन को किस कर लेता है और वो बोलने लगता है कि अब समझ आया तुम्हें कि मैं तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमता हूँ, और मैं अगर तुम्हें भिखारी समझता तो क्या मैं तुम्हें किस करता। तो एसुन बोलने लगती है कि ये कोई तरीका है अपने दिल की बात बोलने का, तुमने तो मेरी नाक पर ही किस कर लिया। तो तब ग्वानसिक उससे बोलने लगता है कि मुझे अपनी दादी के साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो एसुन ऑकवर्ड होते हुए बोलने लगती है कि एक तो तुमने मेरी नाक पर किस कर लिया और ऊपर से कि तभी ग्वानसिक उसे चुप करते हुए बोलने लगता है कि तुम बस बोलती रहती हो, तो मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं क्या बोलता हूँ कुछ समझ ही नहीं आता। और वैसे भी अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है तो हर वक्त तुम मेरी पॉकेट में हाथ डालकर क्यों घूमती रहती हो, और हर रोज़ तुम्हारे होठ इतने ज़्यादा चमकते क्यों रहते हैं। तो एसुन चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं हर रोज़ लिपस्टिक लगाती हूँ। तो ग्वानसिक उससे पूछता है कि क्यों, यानी तुम हर रोज़ लिपस्टिक क्यों लगाती हो। तो एसुन बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए लिपस्टिक लगाती हूँ। तो ये सुनकर ग्वानसिक अचानक से चुप हो जाता है और एसुन बोलने लगती है कि मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रही हूँ, जब से मैं सिर्फ 14 साल की थी। फिर वो दोनों वापस से एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साल 1993 दिखाया जाता है, जहां हम एसुन को उसकी मिडिल एज में देखते हैं, जहां पर वो एक रियलिटी शो देख रही होती है और उसकी बेटी जिसका नाम खामयोंग होता है वो पूछती है कि मॉम, क्या डैड आपका पहला प्यार थे। तो एसुन उससे बोलती है कि पता नहीं। तो तब खामयोंग उससे बोलने लगती है कि आपको आपकी पहली किस तो याद होगी ना। कि तभी एसुन का बेटा जिसका नाम उंगम्योंग था वो बोलने लगता है कि बेशरम, कोई अपनी मॉम से ऐसे सवाल पूछता है। तो एसुन अपनी बेटी से बोलने लगती है कि पता है सरसों के फूलों की खुशबू बहुत तेज होती है और उसमें एक अलग सा ही नशा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की और एसुन का हस्बैंड घर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें एसुन के हस्बैंड का चेहरा नहीं दिखाया जाता। कि तभी वो लड़की एसुन से बोलने लगती है कि मुझे भूख लगी है। तो तभी एसुन उनके लिए खाना बनाने किचन में चली जाती है और एसुन खुद से बोलने लगती है कि अगर मुझे पता होता कि वो पल मेरी जिंदगी का असली पल है तो मैं उसे खुलकर जीती। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एसुन और ग्वानसिक को अभी भी सरसों के खेतों में ही देखते हैं, जहाँ पर एसुन ग्वानसिक से बोल रही होती है कि मैं तुमसे अभी भी शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर ग्वानसिक काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है कि उसके पैर भी लड़खड़ा रहे होते हैं और वो एसुन से झूठ बोलते हुए कह रहा होता है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर ली है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एसुन घर आ जाती है तो वो खुशी के मारे डांस और गाना गा रही होती है। फिर डांस करते करते वो अपनी छोटी बहन को ढूंढने लगती है। फिर जैसे ही वो उसे ढूंढने के लिए अलमारी खोलती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एसुन के स्टेप डैड और उनकी नई बीवी होती है, जिससे वो अभी अभी दूसरी शादी करके लाए थे। इसके बाद रात में एसुन अपने स्टेप डैड और उनकी नई वाइफ को बातें करते हुए सुन रही होती है, जहाँ पर उनकी नई वाइफ बोल रही होती है, मुझे ये बताओ मैं तुम्हारी मरी हुई बीवी की बेटी को क्यों संभालूं। तो यहाँ एसुन के स्टेप डैड
डैड उसे चुप कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बीवी चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि तुम उससे इतना क्यों डरते हो, वो महारानी क्या इस घर की मालकिन है, यहाँ पर क्या उसकी मर्जी चलेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एसुन अपनी दादी के घर आ जाती है, जहाँ पर उसके चाचा उसकी दादी से बोल रहे होते हैं कि तब से ये उस परिवार को पाल रही थी और अब अपना मुंह उठाकर यहाँ आ गई। इसे पता है अब हम झोपड़ी में रहते हैं और इसका फर्ज है कि ये काम करे और हमें पैसे कमा कर दे, लेकिन इसे तो उस निकम्मे आदमी का घर पालना है। तो एसुन की दादी एसुन से पूछती है कि क्या तुम सच में कॉलेज जाना चाहती हो। तो तब ये सुनकर एसुन के अंकल और भी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं कि माँ अब आप ये मत बोलना कि आप इसे अपनी सारी सेविंग्स दे रहे हो। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर एसुन के स्टेप डैड की वाइफ ने एसुन की मॉम की फोटो को दीवार से उतार दिया था। तो ये देखकर एसुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उनसे बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरी मॉम की तस्वीर उतारने की। तो एसुन के स्टेप डैड की वाइफ बोलने लगती है कि मैं क्या अपने पति की पुरानी बीवी की फोटो घर में लगी रहने दूंगी।